नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह जी दिनकर के निबंध संग्रह मिट्टी की ओर से प्रथम निबंध। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं। पहला जो इनका निबंध है वो कौन सा है, उसका नाम है इतिहास के दृष्टिकोण से। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, जब मैंने साहित्य की दुनिया में आंख खोली, यानी जब उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया, तब तक हिंदी की नई कविता लता परवान चढ़ चुकी थी। यानी नई कविता का समय आ गया था और नई कविता रूपी जो बेल है वो बढ़ चुकी थी। निराला जी इसके बारे में कहते हैं कि वह कलियां लेने लग गई थी, यानी उस नई कविता रूपी लता पर अब कलियां लगने लग गई थी और दो चार सुमन पंखड़ियां भी खुलने लगे थे, यानी दो चार कलियां फूलों में भी बदलने लगी थी। कहने का भाव क्या है कि नई कविता रूपी बेल अब बढ़ रही थी या उसमें विस्तार हो रहा था। पल्लव, एक तारा, निर्माल्या और परिमल की कितनी ही कविताएं प्रकाशित हो चुकी थी। ये उस समय की काव्य रचनाएं हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र का अंतर जगत ही, श्री रामनाथ लाल सुमन की विपंची और पंडित जनार्दन प्रसाद झा का द्विज की बाद को अनुभूति में संग्रहित होने वाली कितनी ही कविताएं प्रमुखता प्राप्त कर चुकी थी। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि इसमें बहुत सारे जो साहित्यकार हैं वो काव्य रचनाएं कर रहे थे। भारतीय आत्मा की पुष्टवाणी रहस्य के लोक में पहुंचकर धुंधली होती जा रही थी तथा भारत भारती और जयद्रथ वध के रचयिता झंकार के रहस्यमय गीतों की रचना कर रहे थे। भगवती बाबू की ये कविताएं प्रसिद्ध हो रही थी, जो बाद को मधुकर्ण में निकली, और श्रीमती महादेवी वर्मा अध्यात्म के अनंत आकाश में उड़ जाने को अपना पंख तोल रही थी। यानी इस समय अब किसका विकास हो रहा था? अध्यात्म। किसके माध्यम से? महादेवी वर्मा के माध्यम से। कहने का भाव क्या है कि जो कवि थे इस समय के, वो छायावाद की ओर बढ़ रहे थे। नई धारा के कवियों में से प्रसाद जी एक आदरणीय विद्वान कलाकार के रूप में स्वीकृत हो चुके थे तथा सुभद्रा कुमारी चौहान एवं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन नव युवकों में बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त नई धारा के होनहार कवियों में पंडित गुलाब रत्न वाजपेयी, जिनको गुलाब के नाम से जाना जाता था, पंडित मुकुटधर पांडे, श्री वंशीधर विद्यालंकार, श्री मंगल प्रसाद विश्वकर्मा, श्री आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव, जगमोहन विकसित और श्री गिरिजा दत्त शुक्ल, जो गिरीश के नाम से प्रसिद्ध थे, ये प्रमुख इस समय के कवि हैं। इसके साथ अगर देखें, श्री शियाराम शरण गुप्त जी, गुप्त मौर्य विजय की दुनिया को पीछे छोड़कर प्राचीनता और नवीनता के बीचों बीच मध्य मार्ग पर आ गए थे। यानी ना तो प्राचीनता के साथ चल रहे थे, ना ही नवीनता, दोनों का सम्मेल जहां हो रहा था। यह नामावली उन कवियों की है जो शैली और भाव दोनों ही दृष्टियों से नई कविता की भूमि में आ चुके थे। यानी ये वो कविजन है जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है, जो अपने काव्य रचनाओं में नई कविता के विचारों को शामिल कर रहे थे अथवा प्राचीनता से निकलकर उसकी ओर निश्चित रूप से अग्रसर हो रहे थे, यानी बढ़ रहे थे। जो लोग पिछड़कर या जानबूझकर इस युग से पीछे रह गए थे, खड़ी बोली के उन समर्थक कवियों में अगर किसी का नाम इन्होंने बताया है तो वो कौन कौन से कवि हैं, उसमें अगर देखें तो पंडित नाथूराम शर्मा शंकर हैं, श्री हरिओद जी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित माधव शुक्ल, पंडित रामचरित उपाध्याय, श्री अनूप शर्मा अनूप, श्री गया प्रसाद जी शुक्ल, स्नेही जिनके नाम से है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, और वैसे देखिए ये पुराना हिंदी के लिखने का तरीका है, क्योंकि मुझे जो इस समय का इसका संस्करण है वो नहीं मिला। इसकी पीडीएफ ये प्रथम संस्करण की है, तो यहाँ पर हिंदी का लेखन थोड़ा अलग तरह का है। पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी प्रधान थे। ये कौन से कवि हैं जो पिछड़कर जानबूझकर इस युग से पीछे रह रहे थे? ये वो है जिन्होंने नई काव्य धारा को नहीं अपनाया था। इस धारा के कुछ अन्य प्रमुख कवियों में सैयद अमीर अली मीर, करण सिंह करण, रसिकेंद्र, गुरु भगत सिंह भक्त और कौशल जी के नाम स्मरणीय हैं। यानी इसके साथ साथ ये भी इस समय में इसी भाव से युक्त थे या इसी भाव से काव्य रचनाएं कर रहे थे। पंडित मातादीन शुक्ल जी विदग्ध
की रचनाएं प्राचीनता में अधिक समीप पड़ती थी, किंतु विश्वास से वह कविता के नए आंदोलन के साथ थे। यानी इनकी जो रचनाएं हैं उसमें दिखाई तो प्राचीनता दे रही थी, लेकिन इनको ये भरोसा था कि वो नए आंदोलन के साथ है। बलिया के श्री राम सिंहासन सहाय जी मुख्तार मधुर भारतीय आत्मा की राह पर चलकर अद्भुत चमत्कार दिखला रहे थे, किंतु उनकी रचनाओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। उस समय आलोचकों में शीर्ष स्थान पंडित पदम सिंह शर्मा जी का था, किंतु वे और पंडित कृष्ण विहारी मिश्र जी अपना अधिक समय देव और बिहारी के लिए व्यय कर रहे थे। जहां इन दोनों का विचार चल रहा था कि देव श्रेष्ठ हैं या बिहारी, तो वो ज्यादा समय इन पर लगा रहे थे। नई कविता की खबर लेने वाले कठिन आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल थे, जो पीछे चलकर पंत जी और प्रसाद जी के प्रशंसक हो गए, जिन्होंने पाषंड परिच्छेद नामक कविता में छायावाद कालीन रहस्यवादी कवियों की लिखी खिल्ली उड़ाई थी और उन्हें ढोर मानकर पाठकों को संकेत दिया था कि इन्हें हाँक दो। ढोर क्या होता है? पशु मानकर उन्होंने संकेत दिया कि इनको हाँक दो, यानी हाँकने का मतलब क्या है? चला दो। न घूम घूम खेती काव्य की चरे, कि ये घूम घूम कर काव्य रूपी खेती को ना चरे, इनको यहाँ से जाने दो, इनको यहाँ से निकाल दो। इस प्रकार का बहुत ही गंभीर एवं समीचीन उत्तर पंडित मातादीन शुक्ल ने अपनी ओजस्विनी कविता पाषंड प्रतिषेध में दिया था, जिसमें उन्होंने विद्वर शुक्ल जी तथा उनके अनुयायियों को रूप से अरूप की ओर जाने की सलाह दी थी। यानी यहाँ पर जो शुक्ल जी का विरोध करने वाले थे वो कौन थे? पंडित मातादीन शुक्ल थे। छायावादी कवियों की ओर से पक्ष सिद्धि का बीड़ा भी रामनाथ लाल सुमन, श्री कृष्णदेव प्रसाद जी गौड़, पंडित सुखदेव बिहारी मिश्र और स्वर्गीय पंडित अवध उपाध्याय ने उठाया था। पंडित शांतिप्रिय जी द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे जी वाजपेयी कुछ बाद को आए, यानी ये बाद में इसमें शामिल हुए, किंतु नई कविता की पक्ष सिद्धि के संबंध में वाजपेयी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी वाजपेयी ने क्या किया? नई कविता का पक्ष लिया। सुकवि किंकर नाम से आचार्य द्विवेदी ने छायावाद पर जो आक्रमण किया था, उससे नई धारा के कवि और उनके प्रशंसक बहुत ही क्षुब्ध हो गए, क्रोधित हो गए तथा कई वर्षों तक वे इसका बदला पुराने कवियों की अनुचित निंदा और छायावाद की अतिरंजित प्रशंसा करके लेते रहे। संघर्ष का जहर इस प्रकार फैला कि छायावाद आंदोलन के अग्रणी तथा शील और सौकुमार्य की मूर्ति पंडित सुमित्रानंद जी पंत की भी धीरता छूट गई तथा उन्होंने अपनी पुस्तक वीणा की भूमिका, जो पीछे निकाल दी गई, उसमें उन्होंने क्या कहा? आक्रमण का उत्तर काफी कटुता और अहंकार से दिया। यानी उनके विचारों का खंडन इन्होंने काफी कटुता और अहंकार से किया। क्या कहते हैं वो? अष्टादश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर जब साहित्य विषयक मंगला प्रसाद पुरस्कार पल्लव पर नहीं दिया जाकर, जो पल्लव रचना थी उस पर साहित्य अकादमी की ओर से मंगला प्रसाद जो पुरस्कार देना था हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से, वो जब नहीं दिया जाकर श्री वियोगी हरि जी की जो रचना है वीर सतसई पर दिया गया। यानी पल्लव पर मंगला प्रसाद पुरस्कार नहीं दिया गया, बल्कि किस पर दिया गया? वीर सतसई पर ही पुरस्कार दिया गया। किसको? वियोगी हरि को। तब तो युवकों की धीरता ही जाती रही और उन्होंने अशिष्टतापूर्वक वयोवृद्ध विद्वानों को साहित्य का ठूंठ कहना आरंभ कर दिया। जो बूढ़े बुजुर्ग विद्वान थे उनको क्या कहा? साहित्य का ठूंठ कहा। किसने कहा? जो उस समय के युवा कवि थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वियोगी हरि की रचना को तो पुरस्कार दिया, जबकि पल्लव को इनकार कर दिया। इस साल के निर्णायकों में एक पंडित सुखदेव बिहारी मिश्र ही ऐसे थे जिन्होंने पल्लव के पक्ष में अपना मत दिया था तथा उदारता पूर्वक पंत जी के संबंध में ये लिखा था कि मैं हिंदी में केवल नवरत्नों को ही महाकवि मानता आया हूँ, किंतु पल्लव को पढ़कर मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि यह बालक भी महाकवि है। बालक क्यों कहा? क्योंकि ये इस समय युवा थे, अभी अभी इन्होंने साहित्य में प्रवेश किया और बाकी जो विद्वान लोग थे हिंदी साहित्य के, वो इनको अधिक महत्व नहीं देते थे। लेकिन किसने महत्व दिया? यहाँ पर सुखदेव बिहारी ने महत्व दिया। किसको? पल्लव को। जहां तक मुझे याद है
प्रामाणिक विद्वानों में से केवल मिश्र जी ने ही पल्लव की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी और बाल कवि को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 10 कवियों की पंक्ति में बैठने के योग्य बताकर नए आंदोलन को बहुत बड़ा नैतिक उत्थान किया था। बाकी प्राय सब के सब नई कविता और विशेषतः पल्लव की भूमिका से चिड़े हुए थे तथा नए कवियों के अविनीत स्वभाव एवं अहंकारी व्यक्तित्व से घबराते थे। यानी उन्हें लगता था कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, अहंकारी है। यहाँ पर वो कहते हैं कि कारण कुछ अंशों में मनोवैज्ञानिक भी था। छायावाद के आंदोलन ने एक नए प्रकार की कविता का ही जन्म नहीं दिया था, प्रत्युत उसने कवि भी नए व्यक्तित्व वाले ही पैदा किए थे। यानी छायावाद का आगमन केवल काव्य में कुछ नयापन ही नहीं था, बल्कि कवि भी नए विचारों वाले थे। छायावाद से पहले कविता जिस प्रकार समूह के सामने बोधगम्य और आदर से झुकी हुई थी, उसी प्रकार उसके कवि भी विनीत और सुशील थे। यानी पहले जो काव्य थी वो बोधगम्यता थी, ज्ञान से भरपूर थी और आदर का भाव था, और कवियों का स्वभाव भी कुछ वैसा ही था। किंतु अब विद्रोह आरंभ हुआ और उसकी उद्दंडता कविता तक ही सीमित नहीं थी, अपितु उसका आभास कवियों के व्यक्तित्व में भी मिलता है। यानी जो विद्रोह का भाव है वो केवल काव्य में नहीं बल्कि कवियों के व्यक्तित्व में भी दिखाई देने लगा था। छायावादी कवि भाषा, भाव, शैली और रहन सहन की परंपरा सब कुछ के खिलाफ बगावत करते हुए आए थे, और यह स्वाभाविक ही था कि उनकी बातचीत, भाषण और काव्य चर्चा, पुस्तक की भूमिका, यहाँ तक कि मित्रों के साथ पत्र व्यवहार में भी व्यक्तिक अहंकार, यानी जो उनके स्वभाव में अहंकार का भाव था, उस अहंकार की दुर्विनीत चिंगारियां अनायास ही चमक उठी। कुछ मूर्धन्य कवियों को छोड़कर, यानी कुछ प्रमुख कवि जिनको छोड़ दिया जाए, उनमें प्राय सब के सब अत्यंत भावुक, कोमलता प्रिय, समादर इच्छुक और यानी सम्मान देने के इच्छुक या आदर के योग्य और सबसे पहले अपने आप को प्यार करने वाले जीव थे। यानी खुद से प्रेम करने का भाव इस युग के या छायावादी कवियों में दिखाई देता है। उनके आगमन के साथ हिंदी में शायद पहल कवियों की एक अलग जाति बनने लगी और लक्षण ये प्रकट होने लगे कि हिंदी के कवि कदाचित दूर से ही पहचाने जाने के योग्य हो जाएंगे। लंबे केश, निर्लोम आकृति, औसत से अधिक लंबे कपड़े, स्त्रैण प्रसाधनों की ओर आसक्ति, कृत्रिम मुख मुद्रा, बातचीत में बनावट, ये क्या है उनके व्यक्तित्व की पहचान कि वो किस प्रकार का व्यक्तित्व धारण कर रहे थे या उनकी एक अलग ही पहचान कैसे दिखाई दे रही थी। साधारण बातों में भी साहित्यिक भाषा का प्रयोग, जनसाधारण की औसत रुचि एवं विश्वास की उपेक्षा, दूसरों की मान्यताओं का अनावश्यक विरोध आदि कितने ही अनुभवों में उनकी व्यक्तित्वता प्रत्यक्ष होने लगी और समाज में एक धारणा बनने लगी कि औसत लोगों के झुंड में ये कवि नहीं खप सकते, यानी कवि अपना अलग व्यक्तित्व समाप्त नहीं कर सकते। बात ही कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि इनमें से अधिकांश कवि अपने प्रशंसकों के ही बीच रहना पसंद करते थे। तटस्थ तथा अधिक प्रशंसा नहीं करने वाले लोगों की संगति इन्हें अप्रिय और असह्य थी। कहने का भाव क्या है कि ये प्रशंसा प्रिय कवि थे। आज छायावाद युग की कविता अपने कवियों के व्यक्तित्व से भिन्न हो गई है। अब उसके कवि भी वैश्याली और विनीत हो गए हैं। इसके सिवा उनकी विद्या बुद्धि एवं अध्यवसाय की भी काफी जांच हो चुकी है और समाज उनका आदर करने लगा है। किंतु उस समय अविनीत व्यक्तित्वता के पूर्ण उनके व्यक्तित्व और तदनुरूप उनके काव्य को देखकर जनता बहुत ही रुष्ट हो गई थी तथा अपने कवियों के अहंकार का जवाब उन्हें अनेक प्रकार से चिढ़ाकर देने लगी थी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नए कवियों की भाषा संबंधी हास्यास्पद भूलों का जिक्र बड़ी ही कठोरता से किया था और यह उपदेश दिया था कि कविगण कविता आरंभ करने से पूर्व, ये कौन कह रहा है, उस समय के प्रसिद्ध विद्वान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं कि इस समय के जो कवि हैं वो अपनी कविता आरंभ करने से पूर्व या पहले कम से कम सिद्धांत कौमुदी को तो भली भांति पढ़ लिया करे, यानी सिद्धांतों की ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। कुछ प्रौढ़ साहित्यकारों एवं जनता के विशाल समुदाय ने छायावादी कवियों का प्रतीकात्मक नाम अनंत की ओर जी, लंबे बाल जी तथा छायावादी जी
रख दिया था। नए साहित्यकारों का क्रोध जनता की ओर कम मुड़ता था। इसके मूल में यह भाव था कि जनता तो अंततः साहित्य के नेताओं का ही अनुसरण करती है। हमारी उपेक्षा और अनादर के प्रधान कारण ये सिंहासनस्थ वृद्ध साहित्यक ही है। यानी हमारी उपेक्षा क्यों की जा रही है? छायावाद के कवि ये मानते थे कि हमसे जो बड़े बुजुर्ग साहित्यकार है उन्हीं के विचारों के कारण हमारा अनादर किया जा रहा है। अतएव अपने निबंधों में वे हृदय का सारा विष इन व्ययवान साहित्यकारों पर ही उड़ेलते थे। कलकत्ते के नारायण में श्री गुलाब रतन जी वाजपेयी गुलाब ने लिखा, वो क्या कहते हैं? सो जाओ रे वृद्ध विकल किसके बारे में कहा है? जो उस समय के बुजुर्ग साहित्यकार हैं उनके बारे में कह रहे हैं। इस प्रचंड अंधड़ के सम्मुख, प्रचंड अंधड़ किसका है? जो उस समय के युवा कवि हैं। ग्रीष्म काल की वायु विफल हो रही है। ग्रीष्मकालीन जो वायु है वो विफल हो रही है। बूढ़े भी चुप नहीं थे। उनके सबसे मुखर प्रतिनिधि काशी के लाला भगवान दीन जी तथा मुंगेर के पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी थे। तो कहने का भाव क्या है कि अगर युवा पीढ़ी वृद्ध जनों को चेतावनी दे रही थी तो वृद्ध जन भी कहीं चुप होकर नहीं बैठे थे। वो भी चेतावनी का जवाब बहुत अच्छे से दे रहे थे। यानी वो भी पूर्णतः कर्मठ थे, अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सशक्त थे। यानी कहने का भाव क्या है? एक प्राचीनता और नवीनता दोनों में टकराव का युग है छायावाद। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर वो कहते हैं चतुर्वेदी जी तो स्वभावतः ही हास्य प्रिय जीव थे। छायावाद ने उन्हें हास्य सृष्टि के कितने ही नवीन विषय बता दिए थे। वे सभा सम्मेलनों में निराला जी के छंदों की पैरोडी बनाकर लोगों को हंसाया करते थे और बात बात में छायावाद पर कोई न कोई ताना कसते ही रहते थे। छायावाद पर 2 व्यंग्य सुधा में भी छपे थे। सुधा पत्रिका एक का आरंभ क्या कहते हैं? किसने छायावाद चलाया, किसकी है यह माया, हिंदी भाषा में यह न्यारा शब्द कहाँ से आया। दूसरी पंक्तियां क्या कहती हैं कि मत पीछे पड़ो बंगाली कवियों के, तुम कवि सम्राट हो या बाप हो सम्राटों के, कि तुम मत पीछे पड़ो उनके। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि दोनों जो वर्ग हैं, वयोवृद्ध वर्ग यानी पहले के जो प्राचीनता को लेकर चलने वाले और नए काव्य के साथ युक्त जो छायावादी हैं, दोनों में ही टकराहट का समय था। बूढ़ों को दिखना नहीं पड़ा। एक तो इस मजाक से वे कलम लेकर उतरने में शर्माते थे। इस मजाक में कलम लेकर शर्माने का मतलब बूढ़ों ने ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखा। दूसरा, सारा श्रोता समुदाय ही उनके साथ था। जो काम लेखक लिखकर नहीं कर सकते थे वही काम बड़ी ही सुगमता के साथ जनता कवियों को चिढ़ाकर कर रही थी। यानी बूढ़ों के साथ कौन था? समाज था, सुनने वाला था। समाज में अव्यवहारिकता एवं कृत्रिम बातें बोलने वाले मनुष्य का नाम ही छायावादी पड़ गया था। कि छायावादी कौन है? जो अव्यवहारिक और कृत्रिम यानी झूठी बनी बनावटी बातें करे, वो कौन है? छायावादी है। और काफी गंभीर लोग भी कभी कभी ऐसा मजाक कर बैठते थे। कितने ही छायावादी कवियों के संबंध में तरह तरह की गप्पे उड़ाई जाती थी और लोग उनके संबंध में मनगढ़ंत कथाएं कहने में रस पाते थे। यानी उनको आनंद आता था जब वो उनके बारे में ऐसी आलोचना करते थे। एक बार सुधा में ही 5 प्रकार के कवियों के कार्टून छपे थे, जिनमें शीर्णकाय, दीर्घकेश, पल्लवधारी एवं उद्ग्रीव अनंत की ओर जी की भी तस्वीर थी। एक दूसरे कार्टून में भगंतरी पर चढ़े हुए एक बोतलधारी कवि जी भी थे और उस पार पहुंचने के लिए शून्य से कुछ निवेदन करने की मुद्रा में विराजमान थे। यानी उस समय के जो प्रमुख छायावादी कवि हैं उनको कार्टून के रूप में उस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। अज्ञात कुलशीलता का भ्रम, यानी कुलशीलता भी यहाँ महत्वपूर्ण थी। द्विवेदी युग से आती हुई विनयशील इतिवृत्तात्मकता के मुकाबले में अपने अहंकारी व्यक्तित्व एवं धुंधली वाणी के साथ अचानक उठ खड़ा होने वाला छायावाद हिंदी भाषी जनता को अजनबी सा लगा। यानी हिंदू जो लोग थे, हिंदू जनता थी, उन्होंने बहुत आसानी से छायावाद को स्वीकार नहीं किया। चारों ओर से आवाज आई, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देय न कस्यचित। तो कहने का भाव क्या कि किसी अज्ञात कुल से जो है उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे। किसी ने कहा यह रविंद्रनाथ का अनुकरण है, किसी ने कहा यह अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का प्रभाव है,
किसी किसी के कहने का भाव यह भी अभिप्राय था कि साहित्य रहस्यवादी साधु बनकर जनता को ठगना चाहता है। तो छायावाद के प्रति जो प्रारंभ में जनता के विचार थे, वो क्या विचार थे, वो आप यहाँ से जरूर ध्यान में रखें कि एक तो उनको अज्ञात कुल का माना गया कि किस कुल के हैं, इनका कोई नामो निशान, कोई कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्राचीनता के साथ चले आ रहे विद्वान थे, समाज में उनको ज्यादा सम्मान दिया गया। किसी ने उन्हें क्या कहा कि इन्होंने रविंद्रनाथ का अनुकरण किया है, उसी की नकल है। किसी ने क्या कहा, रोमांटिक कवियों का इन पर प्रभाव है। जो एक और विचार चल रहा था, उसका भाव क्या था कि रहस्यवादी हैं और रहस्यवादी साधु बनकर ये आम जनता को ठगना चाहते हैं। तो उनके प्रति लोगों के विचार किस प्रकार के थे, ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। जब से हिंदी में प्रगतिवाद के नाम पर एक नए आंदोलन का आविर्भाव हुआ, तब से कुछ लोग यह भी कहने लगे कि छायावाद जीवन से पलायन का रूपक था, यानी जीवन के प्रति नीरसता का भाव था। आकाश को क्रांति के बादलों से आच्छन्न देखकर, ढका हुआ देखकर छायावादी कवि डर कर जीवन से कल्पना के देश में भाग गए थे। यानी जब चारों ओर क्रांति का समय था, ऐसे में छायावादी अपने जीवन से डर गए थे और किस ओर चले गए थे, कल्पना लोक में। छायावाद की स्थापना के समय उसके समर्थन में जो दलीलें दी जाती थी, उनमें कभी कभी राजनीतिक दुर्व्यवस्थाओं की चर्चा भी थी। आलोचक प्राय ही कहा करते थे कि वर्तमान जीवन दुख और निराशा से परिव्याप्त है। यह उसी का प्रतिबिंब कविता में निराशा, असंतोष और दुखानुभूति बनकर बोल रहा है। ये किसका विचार है? उस समय के आलोचकों का विचार है, जो ये कहते थे कि वर्तमान जो जीवन है वो दुख और निराशा से भरा हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप छायावादी के कवियों में जो निराशा, असंतोष और दुख की अनुभूति है, उसका आगमन हुआ है। इसके सिवा कुछ ऐसी बातें भी कही जाती थी जिनसे छायावाद और भी दुर्बोध हो जाता था। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग कहते थे कि यह शांत का अनंत से मिलने का प्रयास है। कवि प्रकृति के कण-कण में एक अज्ञात सत्ता का बिंब देख रहा है, यानी जिसका अंत है उसका अनंत से मिलने का प्रयास है। बिंदु सिंधु से मिलने को व्यग्र है। एक बिंदु रूपी जो मानव जीव है वो सिंधु से मिलने के लिए व्याकुल है। यह दुखानुभूति आध्यात्मिक विरह की है और व्यष्टि समष्टि में समा जाने को बेचैन हो रही है। यानी जो व्यष्टि व्यक्तित्व है या व्यक्ति विशेष है, वो समाज के प्रति समर्पण को बेचैन है। स्पष्ट ही ये लक्षण रहस्यवादी कवियों के होने चाहिए थे और छायावाद के रहस्यवादी दृष्टिकोण को कुछ लोगों ने प्रमुखता भी दी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी विचार आए, किंतु प्रत्येक आलोचक कलम उठाकर गंभीर होते ही कह देता था कि रहस्यवाद इस कविता की कोई बड़ी विशेषता नहीं है। छायावाद के रहस्यवाद संबंधी अंश की सिद्धि में पंत जी की मौन निमंत्रण, कविता द्विवेदी जी की द्विजयी की आई अमर शांति की जननी जलन, सुमन जी की एकाद कविता और लक्ष्मी नारायण मिश्र के अंतर जगत के कुछ पद्य ही उद्धृत किए जाते थे। आलोचकों को इनसे आगे रहस्यवाद का कोई समीचीन उदाहरण उनसे नहीं मिला था। यानी ये रहस्यवाद से ही युक्त है, ऐसा कोई उदाहरण उनको नहीं मिल रहा था। और तो भी यह सच है कि छायावाद के संबंध में भिन्न भिन्न समितियां देने वालों में से कोई भी विद्वान आलोचक झूठ नहीं बोल रहा था। साथ ही साथ यह भी सच है कि अत्यंत समीपता के कारण उनके समग्र रूप का ज्ञान उस समय किसी के भी निबंध में प्रतिफलित नहीं हो रहा था। छायावाद के भीतर रविंद्र का भी अनुकरण था और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का प्रभाव भी था। वह भी जीवन की सबसे बड़ी क्रांति का ही प्रतीक था और उनकी स्थूलता से दूर भागने का प्रयास भी। यानी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव भी दिखाई देता है और रोमांटिसिज्म यानी रोमांटिक कवियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। आकाश में आच्छन्न यानी छाए होने वाले बादल जिस क्रांति से उमड़ रहे थे, छायावाद भी ठीक उसी क्रांति का पुत्र था। यानी उसी क्रांति से उत्पन्न है छायावाद। जिस क्रांतिकारी भावना के कारण बाह्य जीवन में राजनीतिक दुर्व्यवस्थाओं की अनुभूतियां तेज हो रही थी, वही भावना साहित्य में छायावाद का रूप धारण कर रही थी। यानी समाज पर जिस क्रांति का प्रभाव पड़ रहा था, राजनीति पर जिस क्रांति का प्रभाव पड़ रहा था, वही प्रभाव छायावाद में दिखाई दे रहा था और मनुष्य की मनोदशा, विचार और सोचने की प्रणाली में विप्लव की सृष्टि कर रही थी। यानी एक नया परिवर्तन आ रहा था। वह जीवन की निराशा का भी प्रतीक था और उसमें मानसिक मुक्ति पाने की भी साधना थी। यानी अपनी मानसिक शांति का भी वो प्रयास कर रहा था। वह शांत का
अनंत में मिलने का प्रयास भी था, यानी जिसका अंत है वो अनंत में मिलने के लिए भी व्यग्र था, और बिंदु का सिंधु में मिल जाने के लिए बेचैनी भी थी। उसमें धर्म, राजनीति, समाज और संस्कृति सभी के नव जागरण का एक मिश्रित आलोक था, जो साहित्यिक अनुभूति के भीतर से प्रकट होने के कारण सभी से भिन्न और सभी के समान मालूम पड़ता था। यानी ऐसे लगता था कि वो सबसे अलग है, लेकिन फिर भी सबके समान है। दुख है कि इस विशाल सांस्कृतिक जागरण को उचित समय पर उचित आलोचक नहीं मिल सका, जिसके कारण उसकी वह प्रतिष्ठा नहीं हो सकी जिसका वह अधिकारी था। यह मनुष्य के उस मानस जगत में जन्मी हुई क्रांति थी जिस पर जगत के इंगित का बाह्य विश्व अपना रूप बदलता है। जिस जगत में पहुंचकर बाह्य जगत की क्रांतियां मनुष्य के स्वभाव और संस्कार का अंग बन जाती है, आज वह छायावाद इतिहास का एक पृष्ठ बन चुका है। यानी आज वो समय बीत चुका है, हम उसके तात्विक रूप को अधिक सुगमता से परख सकते हैं। किंतु जब वह हमारे बहुत समीप था, यानी जब हम उसमें जी रहे थे, हम उनको देख रहे थे उन चीजों को, तब लोगों ने उसे तात्कालिक जीवन की पृष्ठभूमि पर पहचानने की कोशिश की, और इस प्रक्रिया में तत्कालीन जो जीवन चल रहा था उस पृष्ठभूमि पर ही उसको परखने की कोशिश की, और इस प्रक्रिया में यद्यपि उन्होंने अपनी आंशिक रूप को पहचानने में कुछ सफलता जरूर पाई, यानी उसकी संपूर्णता को समाज नहीं जान पाया, पर उसका असली पूर्ण रूप बराबर व्याख्यान के बंधन से परे ही रह गया, यानी उसको जान ही नहीं पाई। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि जिन्होंने उसे रहस्यवाद कहा, वे पाठकों की इस जिज्ञासा का समाधान ही नहीं कर सके कि तब इसके कर्ता कवि धार्मिक क्यों नहीं है। यानी अगर वो रहस्यवाद है, तब जो पाठक के मन में जिज्ञासा थी कि कवि धर्म से जुड़े हुए क्यों नहीं है। जिन्होंने उसे राजनीतिक दुर्व्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया कहा, वे जनता के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि राजनीतिक दुरावस्थाओं की स्वस्थ प्रतिक्रिया विद्रोह को प्रेरित करना है, न कि उनसे भागकर काल्पनिक आनंद के लोक में छिप जाना। क्योंकि यहाँ पर जो आलोचक है उन्होंने कहा कि छायावाद क्या है? छायावाद है कि तत्कालीन परिस्थितियों से या राजनीतिक परिस्थितियों से भागकर कल्पना लोक में छिप जाना, लेकिन इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए। इसके विपरीत जो लोग इसे रविंद्रनाथ तथा अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों के अनुकरण कह रहे थे, जनमत उसके भी खिलाफ था, क्योंकि मन ही मन वह सोचता था कि शुद्ध अनुकरण में सजीवता नहीं हो सकती। अनुकरण का तात्पर्य क्या है? नकल करना, उससे प्रेरित होना। इतना ही नहीं, प्रत्युत जो लोग इसे पलायनवाद बता रहे थे, जनता की शंकाएं उनके भी खिलाफ थी, क्योंकि छायावादी आंदोलन निर्भीक, तेजस्वी और रूढ़ियों का भयानक शत्रु था। यानी तत्कालीन समाज में जो रूढ़ियां व्याप्त थी, उनका शत्रु कौन था? छायावाद था। छायावाद का एक और पक्ष है, वो क्या है? व्यक्तिकता का उत्थान। देखिए, कल्पना लोक में किस प्रकार चल रहा है, कोलाहल किस प्रकार उस समय समाज में चल रहा था। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि व्यक्तिकता का उत्थान किस प्रकार से। छायावाद हिंदी के उद्दाम व्यक्तिकता का पहला विस्फोट था, यानी पहला एक प्रतिक्रिया थी। यह केवल साहित्यिक शैलियों के ही नहीं, अपितु समग्र जीवन की परंपराओं, रूढ़ियों, शास्त्र निर्धारित मर्यादाओं एवं मनुष्य की चिंता को सीमित करने वाली तमाम परिपाटियों के विरुद्ध जन्मे हुए एक व्यापक विद्रोह का परिणाम था। यहाँ पर कोई एक समस्या नहीं, बल्कि तत्कालीन जनता के जीवन में जो अनेक समस्याएं थी, चाहे वो हमारी परंपराएं थी, चाहे रूढ़िवादिता थी, शास्त्रों से निर्धारित जो मर्यादा थी, यह मनुष्य के जीवन में जो चिंताएं चल रही थी, उसी का परिणाम था। मनुष्य की दबी हुई स्वतंत्रता की भावना को प्रत्येक दिशा में उभारने वाला था। जो उसके मन में भाव था, किसका? आजादी का। किससे आजादी? परंपराओं से आजादी, रूढ़िवादिता से आजादी, शास्त्र द्वारा निर्धारित मर्यादाओं से आजादी, यहाँ तक कि अंग्रेजों की सत्ता जो हम पर हावी थी, उस राजनीति से आजादी। छायावाद का इतिहास उस युग का इतिहास है जब हिंदी के मनीषियों यानी विद्वानों ने पहल अपने आप को पहचाना और रूढ़ियों के संकेत पर चलने से इनकार कर दिया। जो पहली प्राचीन परंपराएं थी, उनको मानने से इनकार कर दिया, तथा जब वे परंपरा के निर्धारित सीमा का अतिक्रमण करके अपनी आत्मा को अज्ञात दिशाओं की ओर दूर दूर तक भेजने लगे, इसके उत्थान में न केवल अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का हाथ था, जो व्यक्तिक स्वाधीनता के घोर प्रेमी थे, और न सिर्फ रविंद्रनाथ की ज्वलंत व्यक्तिकता का ही योग था, जो स्वयं ही अंग्रेजी के इन कवियों के प्रभाव ग्रहण कर चुके थे, अपितु इसके
जन्म और विकास के मूल में दर्शन, समाज और राजनीति की अभिनव व्याख्या करने वाली उन तमाम विधाओं का भी प्रभाव था जो अज्ञात रूप से मनुष्य के स्वभाव को स्वाधीनता की ओर प्रेरित कर रही थी। तो कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर प्रभाव केवल कुछ एक चीजों का नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी जो परिस्थितियां थी उनका भी प्रभाव था। पूर्ववर्ती मनुष्य जहां तक सोच चुका था, नए मनुष्य उससे आगे बढ़कर अथवा उससे भिन्न दिशा में सोचने के लिए उत्तेजना दे रही थी, यानी उत्तेजित हो रहे थे। उनके जन्म और विकास के मूल कारणों में उन वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी हाथ था जिनके परिणाम स्वरूप मनुष्य के संस्कार परिवर्तित हो गए थे तथा उसकी प्राचीन चेतना के दाने बिखरते जा रहे थे। यानी उस समय की जो सभी प्रकार की परिस्थितियां थी उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा था, और वही प्रभाव हम छायावाद में भी देखते हैं। उसकी पृष्ठभूमि में जीव तत्व जो बायोलॉजी है और मानव जीव शास्त्र के भी सिद्धांत थे जो मनुष्य की अतृप्तियों एवं उनकी कामनाओं की नई नई व्याख्याएं कर रहे थे, जो धर्म, श्रद्धा और नैतिकता के विधान को मनुष्य की आदतों में शुमार करते थे तथा पाप और परिताप के दोषों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की अपेक्षा पश्चाताप को कहीं अधिक अचूक बता रहे थे। पश्चिम में जन्म लेने वाले विद्वानों ने बहुत सी ऐसी बातों का रहस्य खोल दिया था जो हमारे देश में अद्भुत और अज्ञेय मानी जाती थी, यानी हम जिन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। जो विज्ञान का प्रकाश फैलता गया, विस्मय और कुतूहल के कितने ही भंडार छूछे होते गए, यानी जिस पर हमें हैरानी हो रही थी, विज्ञान ने उस हैरानी को स्पष्ट कर दिया। कितने ही ऐसे विश्वास गलत दिखने लगे जो पहले अटल सत्य के रूप में पूजे जाते थे, यानी हमारी जो रूढ़िवादिता धर्म के नाम पर आडंबरों से युक्त थी, उसमें भी धीरे धीरे विज्ञान ने चमत्कार किया और विस्तार किया और बदलाव आया, और पुण्य के पुराने बंधन ढीले हो गए। स्वर्ग और नरक की कल्पना निस्सार मालूम होने लगी। मनुष्य के सामने कर्म की महत्ता फिर से जग पड़ी। ये सब वो चीजें हैं जो परिवर्तन के कारण हिंदी साहित्य में परिवर्तन आया, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ा। जैसे वह बुद्ध देव के समय में जगी थी, उसे फिर से भाषित होने लगा कि अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में आत्म संतोष के रूप में मिलता है, और बुरे कर्मों का दंड प्रकृति यही देती है कि कहीं स्वर्ग लोक कहीं कुछ नहीं है, यानी कल्पना में स्वर्ग, आत्मा, परमात्मा कुछ नहीं, जो कुछ है यही इसी संसार में, इसी जगत में है। मनुष्य के भावलोक में इन परिवर्तनों के कारण आस्तिकता का तेज कम हो गया तथा धर्म का स्वरूप दार्शनिक भावों एवं आवेगों की अनुभूतियों तक ही सीमित होता जा रहा था। यानी यहाँ पर जो परिवर्तन है वो प्रत्येक क्षेत्र में आ रहा था। इन सारे प्रभावों से प्रेरित होकर मनुष्य की उद्दाम व्यक्तित्व प्राचीन संस्कार के बंधनों को झाड़कर उठ खड़ी हुई और प्रत्येक रहस्य को चीरकर उसके भीतर देखने लगी। यानी जो चीजें हमारे हृदय में रहस्य उत्पन्न कर रही थी, रहस्य का भाव जहां व्याप्त था, उससे पार दृष्टि जो है वो फैलने लगी थी, या उसके पार देखने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जाने लगा था। अब उसमें न तो पूर्व निर्मित मर्यादा के लिए आदर था और न ही पूर्ववर्ती पुरुषों की भावभूमि तक ही विचरण करते रहने जाने की धीरता। यानी जहां जो पूर्ववर्ती हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जहां तक अपनी दृष्टि पसारी या सोचने का तरीका रखा, अब उससे आगे की सोच विकसित हो रही थी। व्यक्तिगत स्वाधीनता के आदर्श मानकर चलने वाला मनुष्य बाह्य और आंतरिक दोनों ही लोकों में ऐसे ऐसे दृश्य देखने लगा जिन्हें देखने की आज्ञा पहले समाज, पहले का शास्त्र और पहले की सभ्यता नहीं देती थी। देखिए यहाँ पर पहले समाज प्रधान था, लेकिन अब क्या है, व्यक्ति प्रधान है। अगर व्यक्ति सुदृढ़ है, व्यक्ति कुशल है, व्यक्ति श्रेष्ठ है, तो समाज अपने आप श्रेष्ठ होगा। यह समाज प्रधान नहीं है बल्कि व्यक्ति प्रधान है, और व्यक्ति के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है या परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। कवियों की समाधि में सभी वस्तुएं एक भिन्न रूप में प्रकट होने लगी और जागृत पुरुष को यह विश्वास होने लगा कि जिन प्रच्छन्न रहस्यों के देश में स्वतंत्र होकर विचरण करने की अब मनाही रही है, उसमें घूमने से नए नए फल प्राप्त होते हैं। यानी नई जगह जाएं या कुछ नया विचार अगर आएगा तो उसका परिणाम भी नया ही होगा। और ये वो परिणाम थे जो पहले जिन पर रोक थी, जिसके बारे में सोचने पर पहले पाबंदियां थी, अब उसी दिशा में कार्य हो रहे थे। छायावाद के उदय के साथ ही हिंदी के जो विद्वान थे
या मनुष्यों के में जिस व्यक्तिक स्वाधीनता का उत्थान हुआ वह किसी प्रकार भी भारतीय चिंताधारा के लिए अज्ञात कुलशील नहीं थी। यानी ऐसा नहीं है कि उसका कोई कुल नहीं है, वो अज्ञात नहीं है। अपने उग्र रूप में वह समय समय पर संस्कृत और हिंदी के समर्थ कवियों के मुख से गर्वोक्ति बनकर फूटती और प्रेमी एवं रहस्यवादी कवियों की व्यक्तिक अनुभूतियों में दबे दबे जीती आ रही थी। गर्वोक्तियां कवि के सब प्रतिभागत शक्ति के प्रति अदम्य विश्वास को व्यंजित करती है तथा वे कवि के आत्मज्ञान की सूचक होती है। सफल गर्वोक्ति कवि तब लिख पाता है जब वह अपने आप से अत्यधिक प्रसन्न होता है, जब उसे यह भासित होने लगता है यानी आभास होने लगता है कि उसकी प्रतिभा के सामने संसार की कोई वस्तु अजेय नहीं है। यानी वो कुशल है अपने आप में, उसकी कलम प्रखर है और वो किसी भी विषय पर किसी भी बात को बहुत सुंदर तरीके से कहने में सक्षम है। किंतु संस्कृत एवं हिंदी साहित्य में गर्वोक्ति के रूप में व्यक्तिकता के विस्फोट इतने कम हुए कि उन्हें प्राय आकस्मिक ही कहना चाहिए। कम से कम वे इन कवियों के साहित्य के कोई प्रमुख अंग नहीं है। प्रेमी और रहस्यवादी कवियों की अनुभूतियां अक्सर व्यक्तिक तो होती है, किंतु उनमें भी स्वाधीन चिंता का तेज अपनी पूरी प्रखरता के साथ प्रकट नहीं हो पाता। व्यक्तिकता का उग्रतम उदाहरण ऋग्वेद की पंक्तियों में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर केवल अपने विचारों तक नहीं बल्कि अपने उन विचारों से जिससे समाज को दिखाया जा सके, समाज की प्रवृत्तियां दिखाई जा सके, समाज के बदलाव को दिखाया जा सके, उससे भी छायावाद प्रेरित नजर आता है। यहाँ पर जो ये ऋग्वेद पंक्तियां हैं ये क्या कहती हैं कि ये नाना सृष्टियां कहाँ से हुई, किसने सृष्टियां की और किसने नहीं की, यह सब वे ही जाने जो इनके स्वामी परम धाम में रहते हों। हो सकता है कि वे भी यह सब नहीं जानते हो। कहने का भाव क्या है, ये क्या है क्या नहीं ये वही जाने जिन्होंने इसको बनाया है, लेकिन हो सकता है शायद उनको भी इसका अर्थ ना पता हो। ब्रह्म के संबंध में ये कहना ही हो सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साक्षी वह भी नहीं हो। एक आसक्ति मनुष्य की स्वाधीन चिंता इससे आगे नहीं जा सकती। यह सृष्टि के मूल रहस्यों की खोज करने वाले उस स्वाधीन चेता ऋषि की वाणी है जिसके सामने रूढ़ियों का जाल नहीं था, जो किसी वचन को प्रमाण नहीं मानकर वहां तक सोचने का साहस रखता था जहां तक कल्पना गमन कर सकती है। व्यक्तिकता के इस प्रखर रूप का जोड़ा संसार के किसी भी आस्तिक साहित्य में मिलना दुर्लभ है। एक तो व्यक्तिकता, दूसरा ज्ञान। तो ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान है या ब्रह्म के संबंध में ऐसे विचार हैं वो साहित्य में दुर्लभ है। किंतु जो जो आध्यात्मिक अनुसंधान के कार्य समाप्ति पर आते गए, दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में एक प्रकार की सीमा बनती गई और जब जन्मांतरवाद और कर्मफलवाद के सिद्धांत स्वीकार कर लिए गए तब तो चिंतकों की व्यक्तिकता की एक प्रकार से मृत्यु ही हो गई और भारतीय साहित्य में उसका खुलकर उभार फिर कभी संभव नहीं हुआ। कभी कभी एकाध चरवाक ने इस बंधन को छिन्न भिन्न करके मुक्त चिंता के पथ पर चलने की कोशिश भी की, तो जनमत ने उसे कुचलकर साहित्य से बाहर फेंक दिया, अर्थात इस विचार को स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि अपने साहित्य के प्रत्येक कवि में हम व्यक्तिकता के विरुद्ध एक प्रकार की सतर्कता का भाव पाते हैं। वह वहीं तक जाता है जहां तक शास्त्रों का हुक्म चलता है। उसकी आनंद खोजने की वृत्ति यानी उसकी आदत को दर्शन निर्मित सीमा से बाहर जाने का अधिकार नहीं। रहस्य लोक में प्रवेश करने के पूर्व वह अपनी शंकाओं, हिलती हुई आस्थाओं और अस्थिर जिज्ञासा के भावों को या तो पीछे छोड़ देता है या उन्हें दर्शन की भीति दिखलाकर चुप कर देता है। मन के भीतर और बाहर दोनों ही दुनियाओं में वह सिर्फ उसी आनंद का उपभोग करता है जिसमें शंकाएं नहीं है और श्रद्धा के स्पर्श से तृप्ति रसपूर्ण हो चुका है। इससे ज्यादा वो अपनी सीमाएं नहीं छोड़ता या ये बाहर नहीं जाता। यह आनंद परमात्मा की सुशृंखलित सृष्टि की उस प्रज्ञा का आनंद है जिसे संसार में कहीं भी दुख, त्रास, आशंका और भय का अस्तित्व सच्चा नहीं प्रतीत होता। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पिछले 2-4 हजार वर्षों का भारतीय साहित्य कवि के व्यक्तित्व को खोता आया है। कवि जनसाधारण के दुखों से हटकर अपने ही द्वारा निर्मित बंधनों में बंधता आया है। व्यक्तिकता की स्वाधीनता को छोड़कर वह टाइप रचना की प्राधीनता को स्वीकार करता
आया है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कवि ने अपने स्वयं को भुला दिया है, स्वयं को खो दिया है। ईसवी सन के आरंभ में कर्मवाद का विचार भारतीय साहित्य में निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया गया था। यानी कर्म प्रधान है, जो कुछ इस जगत में हो रहा है उसका एक अदृष्ट कारण है। यह बात निसंदिग्ध मान ली गई थी। जन्मांतर व्यवस्था और कर्म फलवाद के सिद्धांत ने ऐसी जबरदस्त जड़ जमा ली थी कि प्रवर्ती युग के कवियों और मनीषियों के चित्त में इस जागतिक व्यवस्था के प्रति भूल से भी असंतोष का आभास नहीं मिलता। यानी जन्मांतर, जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, और दूसरा कर्म फल, जैसा हम काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जन्मांतरवाद के निश्चित रूप से स्वीकृत हो जाने के कारण प्रचलित रूढ़ियों के विरुद्ध तीव्र संदेश एकदम असंभव था। यानी उन रूढ़ियों का विरोध नहीं किया जा सकता था। कवि कठिन से कठिन दुख का वर्णन पूरी तटस्थता के साथ करते थे, और ऐसा शायद ही कभी होता था जब कोई कवि विद्रोह के साथ कह उठे कि यह अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। मनुष्य की कल्पना की उन्मुक्त उड़ान को रोकने वाले इन रूढ़ संस्कारों के प्राचीर को छिन्न भिन्न करने का पुण्य उस विज्ञान को मिलने वाला था जो यूरोप में जन्म लेकर समस्त संसार के प्राचीन विश्वासों की नींव हिलाने आया था। जो मानव विज्ञान, जीव विज्ञान और पुरातत्व के अनुसंधानों से देश और कलागत अनंतताएं प्रत्यक्ष होती गई, त्यों तो भारतवर्ष में भी जन्मांतरवाद की तगड़ी चेतना महत्व में छोटी पड़ती गई। यानी इस जन्मांतरवाद के भाव पर भी प्रभाव पड़ा और ये विचार भी तुच्छ होता चला गया। ये ठीक है कि जन्मांतरवाद आत्मा की आयु की विशालता का द्योतक था। ये वो बताता है कि आत्मा अजर है, अमर है। और जब जीव विज्ञान और पुरातत्व की खोजों से मनुष्य को ये पता लगा कि सृष्टि और समय दोनों ही के गहवरों में इसमें कहीं बड़ी विशालताओं का वास है, यानी इससे भी कुछ विशाल है, तब जन्मांतरवाद की अनंतता के साथ ही मनुष्य का अपनी जाति को अन्य जीवों से भिन्न और अद्भुत समझने की वृत्ति भी छोटी हो गई। किंतु वैज्ञानिक अनुसंधानों का इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव वह था जो जन्मांतरवाद के गर्भ विनाश के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें यह चेतना की उत्पत्ति हुई थी कि मनुष्य विधि विधान की कठपुतली नहीं है तथा उसके जागतिक सुख और यानी जगत के जो सुख हैं, सुख और दुख के रूप पहले से ही निर्धारित नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि पहले जन्म का फल या जो हमने पहले जन्म में कार्य किया है उसका जो फल भुगतना है वो हमें अगले जन्म में पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा विज्ञान के कारण हो रहा था। उससे शारीरिक और मानसिक सभी तापों के त्राण पाने के निमित्त उन्मुक्त होकर सोचने एवं निर्बंध होकर काम करने का पूरा अधिकार है तथा इस सोचने की क्रिया में शास्त्र सम्मत अथवा परंपरागत कोई भी विश्वास, कोई भी निर्णय एवं कोई भी विचार उसका बाधक नहीं हो सकते। उसकी मनस्थिति में विज्ञान और नई विधाओं ने जो परिवर्तन उपस्थित कर दिए थे, उनका बहुत ही स्वाभाविक परिणाम व्यक्तिगत स्वाधीनता का उदय था। कोई आश्चर्य नहीं कि नया आदमी अपने पूर्वजों की राह को छोड़कर एक भिन्न मार्ग पर पथ पर चलने लगा, एक भिन्न दिशा की ओर देखने लगा तथा जीवन की प्राय तमाम बातों पर एक भिन्न दृष्टिकोण से सोचने को तैयार हुआ। यानी पूर्वजों के द्वारा दिए गए जो विचारधारा है उससे हटकर सोचने का जो कार्य है वो नया मानव कर रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद की व्यक्तिकता भारतवर्ष के लिए सर्वांशतः नवीन नहीं थी। रूढ़ियों के निर्माण से पूर्व स्वाधीन चिंता के काल में यह व्यक्तिकता वेदों में भी प्रकट हुई थी, और यद्यपि जन्मांतरवाद और कर्म फलवाद के सिद्धांत ने पीछे चलकर इसे बुरी तरह से आक्रांत कर रखा था, फिर भी यह उन सभी लोगों में विद्यमान मिलती है जो चिंता की परंपरागत धारा से कुछ हटकर सोचने की चेष्टा करते हैं। कहने का भाव क्या है कि जो व्यक्तिकता है ये पहले से व्याप्त थी, लेकिन डर किसका था? जन्मांतरवाद और कर्म फलवाद का भय लोगों के मन में था, परंतु अब विचारधारा में परिवर्तन हो रहा था। साहित्य में टाइप की अधीनता को अस्वीकृत करके अपने लिए नवीन राह बनाने की चेष्टा व्यक्तिगत स्वाधीनता की भावना का परिणाम है। भारतीय वाङ्मय के कर्ता, कवि और गद्यकार कुछ इस सिद्धांत के अपवाद नहीं थे। कर्मवाद और जन्मांतरवाद व्यवस्था के सिद्धांत कवि की व्यक्तिकता को सिर्फ इतना ही दबाए हुए थे कि वह उग्रता के साथ नहीं उभरती थी, किंतु जहां तक कला में व्यक्तिगत अनुभूतियों की संयमपूर्ण उद्भावना का प्रश्न है, वह हमेशा ही कवियों के साथ थी। भारतीय साहित्य को जब हम टाइप
की अधीनता के नीचे बनी हुई चीजें कहते हैं, तब हमारा अभिप्राय इतना ही होता है कि शैली और भावदशा की दृष्टि से हम अपने अनेक युगों के साहित्यकारों में एक विचित्र प्रकार की एकता पाते हैं जो दूसरों देशों के साहित्य में नहीं मिलती। संभव है यह बात इस बात का प्रमाण है कि जन्मांतरवाद ने मनुष्य की बुद्धि के आगे जो एक श्रृंखला डाल दी थी, उसके विरोध की हिम्मत किसी भी साहित्यकार में नहीं थी। लेकिन श्रृंखला की इस सामूहिक स्वीकृति के दायरे में रहकर भी भारतीय कवि की व्यक्तिकता एकदम समाप्त नहीं हो गई थी। तो कहने का भाव क्या है कि कवि की जो व्यक्तिकता का भाव है वो रुक नहीं गया था, दायरे में बंद नहीं था। जिस दिन व्यक्तिकता समाप्त हो जाएगी उस दिन साहित्य में नवीनता का लोप हो जाएगा। यानी अगर व्यक्तिकता ही समाप्त हो जाएगी तो नवीनता भी समाप्त हो जाएगी। साहित्य के मूल भावों में आदिकाल से लेकर अब तक भी बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुए। मूल भावों की विविधता की तालिका में महत्व के नए योग सदियों के बाद लिखे जाते हैं, किंतु साहित्य तब भी नित्य उज्जवल और नवीन रहता है, क्योंकि विचारों की नवीनता नहीं आने पर उसमें अनुभूतियों की नवीनता आती ही रहती है। अनुभूति की नवीनता ही कवि की व्यक्तिक संपत्ति तथा साहित्य के लिए उसकी व्यक्तिक भावनाओं का नवीन अवदान होती है। भारत का कवि संयम के बीच भी इस व्यक्तिक उन्माद को जिलाए हुए था। यानी जो व्यक्तिकता का भाव था, आनंद था, वो जिंदा था, क्योंकि किसी हद तक व्यक्तिकता सभी सच्चे कवियों एवं चिंतकों का नित्य गुण है। यह व्यक्तिकता ही है जो कवियों के मलिन लोगों के सामने झुकने से बचाती है। यानी व्यक्तिकता का भाव ही कवि को उच्चता का भाव उत्पन्न करती है, अपमान के साथ समझौता करने से रोकती है तथा अन्य कवियों के द्वारा निर्धारित पंथ का तिरस्कार करके अपने लिए नवीन मार्ग का निर्माण करने की प्रेरणा देती है। लीक लीक गाड़ी चली वाली कहावत में कवि इस नई नैसर्गिक व्यक्तिकता की ओर संकेत है तथा निरंकुशा काव्य में भी कवि के इसी व्यक्तिक स्वातंत्र्य की व्यंजना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि निबंध काफी लंबा है ये। अगर आपको ठीक से समझ आ रहा है तो मैं इसको आगे भी करवाऊंगी। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये उपयोगी लग रहा है तो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी और आपको 6 के 6 निबंध करवाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपके विचारों का जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।